हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बहुत टाइम के बाद इस तरह की वीडियो क्लास में मिल रहे हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोस आपके सिलेबस के अनुसार मैंने बनाए और आपसे शेयर किए, उसकी प्रोग्रेस यदि मैं ईमानदारी से कहूँ तो आपकी तरफ से बहुत अच्छी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। कुछ एक बच्चे हैं जो उनको देखे हैं या उन पर काम किया है या उसके हिसाब से नोट्स बना रहे हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरीके से मुझे उसमें थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन है। फिर भी अ, जब तक क्लासेस शुरू नहीं हो जाती इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। और आज हम जो है एक नया टॉपिक लेकर अ, इस वीडियो क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, अपने टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, मौद्रिक नीति होती है। और आपको लग रहा होगा कि आपको तो मौद्रिक नीति के बारे में पता है, क्योंकि बीए थर्ड ईयर में जब आप थे तो आपका फर्स्ट पेपर जो होता था मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, उसमें आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन अब ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है, यह आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है। तो जहाँ तक बुक्स में इस टॉपिक के मिलने की बात है, वेरी रेयर ही है कि किसी किताब में आपको यह टॉपिक या इस पर कोई विवेचन मिल जाए। तो इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी से इस पे कुछ नोट्स बना दिया है कि जितनी शब्द सीमा के हिसाब से परीक्षा में कभी कभार ये आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि हम एमए की क्लास में हैं तो हमें सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी कुछ पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि जो चीज़ें सिलेबस में नहीं भी दे रखी हैं और यदि किसी माध्यम से वो हमें पढ़ने का मौका मिले, अखबार में, रेफरेंस बुक्स में या नेट पर, तो हमें वो पढ़नी चाहिए। क्योंकि केवल एमए पास कर लेना या अच्छे नंबर ले आना हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। अब आगे की राह और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि शायद आपको पता ही होगा कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि खाली नेट जेआरएफ होना काफ़ी नहीं होगा 2021 के बाद। यदि आप जॉब में आना चाह रहे हैं, यानी एक लेक्चरर कॉलेज में बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए पीएचडी अनिवार्य कर दी जाएगी या कर दी गई है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अब आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हम वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पिछले साल पढ़ा है पेपर, और उसमें पढ़ा था आपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें हमने कहा था कि समष्टि अर्थनीति हर सरकार को बनानी पड़ती है और दो तरह के उसके टूल्स या दो तरह की वो नीतियाँ उसमें समाहित होती हैं। एक राजकोषीय नीति और दूसरी मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति सरकार बनाती है और मौद्रिक नीति देश का केंद्रीय बैंक बनाता है। किसी भी तरह के ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र जैसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए इस समष्टि अर्थनीति का निर्माण दोनों मिलकर करते हैं और एक ही दिशा में एक ही प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो इन दोनों नीतियों का निर्माण करते हैं। तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है वो अकेला सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। यानी कि अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा को छेड़ा जाए, मुद्रा की पूर्ति को कम ज़्यादा किया जाए, तो उसके क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं देश की अर्थव्यवस्था के अन्य चरों पर, जिसमें अन्य चरों को हम रियल सेक्टर कह देते हैं। एक होता है मनी सेक्टर, मौद्रिक क्षेत्र, एक होता है वास्तविक क्षेत्र, रियल सेक्टर। तो अब आपको शायद कुछ याद आया होगा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, जब हम मैक्रो में उनकी थियरी पढ़ रहे थे पिछले साल, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर के बीच एक आयरन कर्टन है। यानी कि
एक विभक्तता है, दोनों अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। एक के परिवर्तनों का दूसरे पे और दूसरे के परिवर्तनों का पहले पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सीधे सीधे शब्दों में हम थोड़ा सा मेमोराइज करें तो मनी सप्लाई को यदि हम बढ़ाएं घटाएं तो उससे आय में, देश की आय में या देश के रोजगार आदि पे कोई असर नहीं आएगा, ऐसा क्लासिकल्स कहते थे। लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ, क्योंकि केन्स ने बल्कि इसका उल्टा साबित कर दिया कि यदि मुद्रा की पूर्ति को छेड़ा जाएगा तो अर्थव्यवस्था के रियल सेक्टर फिनोमिनाज या ये वास्तविक क्षेत्र के चर भी प्रभावित होंगे। तो परिसंचरण तंत्र जो मुद्रा का है या ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इसी चीज से जुड़ी हुई है कि मुद्रा की पूर्ति के क्या क्या प्रभाव आते हैं रियल सेक्टर पर। ठीक है, तो बेसिकली देर आर टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस कंसर्निंग दीज इफेक्ट्स। एक है केनेजियन अप्रोच और एक है मॉनेटरिस्ट अप्रोच, है ना। लेकिन कुछ कुछ ट्रेडिशनल अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने भी कुछ विचार व्यक्त किए हैं कि कुछ सीमित रूप में जो है मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावित कर सकती है रियल सेक्टर फिनोमेना को। तो जैसा कि पहली स्लाइड आपके सामने खुली है, हम फटाफट उस पर देख लेते हैं। कुछ 5 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं मौद्रिक संचरण के बारे में, कि मौद्रिक संचरण तंत्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौद्रिक नीति निर्णयों के परिणाम स्वरूप संपत्ति की कीमतें और सामान्य आर्थिक स्थितियां प्रभावित होती हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था में जो भी नागरिक हैं, जो संपत्तिधारी हैं, या देश की जो भी जितने भी असेट्स हैं, उनकी कीमतों पे इम्पैक्ट आता है, और सामान्य आर्थिक स्थितियां जैसे आय है, रोजगार है, निवेश है, बचत है आदि सब प्रभावित होते हैं। इस तरह के फैसलों का उद्देश्य, यानी कि मुद्रा की पूर्ति को घटाने बढ़ाने के जो फैसले लिए जाते हैं, उसका उद्देश्य समग्र आर्थिक प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए सकल मांग, ब्याज की दरों, धन और ऋण की मात्रा को प्रभावित करना होता है। यानी देश की सरकार जब किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय लेती है, तो देश की केंद्रीय बैंक के अधिकारी से अपेक्षा रखती है कि वह भी उस उद्देश्य की प्राप्ति में मौद्रिक नीति का निर्माण उसी तरीके से करे जिससे कि सकल मांग, ब्याज दरें, धन और ऋण की मात्रा इत्यादि प्रभावित हो, ताकि वांछित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। नेक्स्ट है पारंपरिक मौद्रिक संचरण तंत्र ब्याज दर चैनलों के माध्यम से कार्य करता है, कि ब्याज दरें यदि जैसे ही मनी सप्लाई को छेड़ा तो उससे ब्याज दरें प्रभावित होंगी, जिससे कि उधार की लागत प्रभावित होगी, और फिर लोगों के जो भौतिक निवेश के निर्णय हैं उनके स्तर प्रभावित होंगे, और इस तरीके से अल्टीमेटली समग्र मांग जो है वो अफेक्ट होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक। इसके अतिरिक्त ऋण बाजारों में घर्षण के माध्यम से समग्र मांग को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ने की आशंका या घटने की आशंका पैदा होती है, लोगों की राशनल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, जो ज़्यादा संपत्तिवान हैं या जो कि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं संपत्ति के मालिक के रूप में, उनकी जो है एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हावी हो जाती हैं, और इसे ऋण बाजार में घर्षण के रूप में देखा जाता है। तो इससे क्रेडिट व्यू के रूप में भी जाना जाता है कि भाई किस तरीके से लोगों की ऋण लेने की जो निर्णय है वो प्रभावित होंगे। तो इस तरीके से संक्षेप में मौद्रिक संचरण तंत्र को मौद्रिक नीति और एग्रीगेट डिमांड, सकल मांग के बीच की कड़ी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में अंतिम जो कथन है वो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को परिभाषित कर देता है कि क्या है यह मौद्रिक नीति और सकल मांग के बीच कड़ी का काम करता है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो जो हमने अभी हिंदी में जो सारे पॉइंट्स देखे हैं उसी का इंग्लिश वर्जन है। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम है वो इसकी मदद से अपना प्रश्न तैयार कर सकते हैं।
तो इस पीपीटी में हम निम्न कंटेंट्स पे चर्चा करने जा रहे हैं कि ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट चैनल क्या है, क्रेडिट व्यू चैनल क्या है, अदर एसेट प्राइस इफेक्ट्स तथ्य क्या हैं, रेफरेंसेस या जो भी है फ्यूचर रीडिंग वगैरह। ये आपको मैं नेट का एक लिंक बता दूंगी, जब अपनी क्लासेस वगैरह होंगी तब वहाँ जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो हमारा इस पीपीटी में जो काम है वो अदर एसेट प्राइस इफेक्ट तक लिमिटेड रहेगा। नेक्स्ट है पारंपरिक ब्याज दर चैनल, यानी पिछले जो भी कंटेंट में हमने देखा, सबसे पहले हम जिस पे अध्ययन या डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ट्रेडिशनल रूप में क्या कहा गया है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के बारे में, किस तरीके से वो काम करता है, जिसमें ब्याज दरों को ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि ब्याज दरों के माध्यम से यह चैनल या यह मैकेनिज्म काम करता है। तो एक ब्याज दर चैनल को पारंपरिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि मौद्रिक नीति जो है वो वास्तविक ब्याज दरों को प्रभावित करती है रादर देन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो वास्तविक ब्याज दरों को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से देश में निवेश के निर्णय प्रभावित होते हैं, नए निवेश प्रभावित होते हैं। नए निवेशों में बेसिकली नए आवास पर खर्च, उपभोक्ता खर्च या कुल मांग पर जितना भी जनता खर्च करती है वो सब प्रभावित होता है। पारंपरिक दृष्टिकोण में मौद्रिक नीति को आसान बनाने से वास्तविक दरों में कमी आ जाती है, जिससे उधार लेने की लागत कम होती है और परिणाम स्वरूप अधिक लोग जो है वो निवेश खर्च कर पाते हैं, जिसके कारण कुल मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी कि मनी सप्लाई और ब्याज की दर का जो है वो विपरीत संबंध होता है, ये आपको पता ही है। जैसे ही कुल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाएगी, ब्याज दरें नीचे आएंगी, नीची ब्याज दरें अधिक निवेश मांग को प्रेरित करेंगी, अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा तो लोग जो है वो खर्च ज़्यादा करेंगे और कुल मांग में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो इसी स्लाइड में जो इंग्लिश वर्जन है वो इसी का है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिट व्यू क्या है। क्रेडिट व्यू जो है वो उसका नेक्स्ट वर्जन है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट करने का कि पारंपरिक चैनल जो हम अभी पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में, उसके अलावा जो ब्याज दर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रभावों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसके अलावा, है ना, उसके अलावा मौद्रिक नीति को वांछित आर्थिक परिणाम देने के लिए और कुल मांग में परिवर्तन करने के बारे में हमें बताते हैं। यानी क्रेडिट व्यू वो चैनल है जो ब्याज दर के अलावा अन्य फैक्टर्स के द्वारा यदि मनी सप्लाई में चेंजेस होता है तो किस तरीके से रियल सेक्टर फिनोमेना पे इम्पैक्ट आता है, उसकी व्याख्या करते हैं। तो विभिन्न क्रेडिट व्यू का तर्क है कि क्रेडिट बाजारों में वित्तीय घर्षण अतिरिक्त चैनल बनाता है जो सकल मांग में बदलाव का कारण बनता है। ये चैनल बैंक ऋण देने के साथ साथ किसी दी गई फर्म या घर की बैलेंस शीट पर प्रभाव के माध्यम से कार्य करते हैं। थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट हो गई है इंग्लिश से हिंदी अनुवाद के कारण, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ पॉइंट समझाते जाऊंगी कि बेसिकली क्रेडिट व्यू में आता क्या है। कि जब मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में कुल मात्रा को छेड़ा जाता है या मान लीजिए बढ़ाया जाता है, तो वो पैसा जो है वो अल्टीमेटली लोगों के, जनता के हाथ में जाना होता है। तो ऐसे तो बांट नहीं सकते कि भाई नुक्कड़ पे बैठ गए आरबीआई अधिकारी और ये लो जी इतने पैसे आप ले जाओ, इतने पैसे आप ले जाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो किसी न किसी चैनल के माध्यम से वो पैसा जो है वो जनता तक पहुंचेगा। तो ब्याज दर के अलावा ये चैनल जितने भी होंगे जो संपत्ति से रिलेटेड हैं, सेट्स जिसको हम कहते हैं, बैंकों से ऋण लेने देने से रिलेटेड हैं, आदि से रिलेटेड हैं, तो उसकी व्याख्या इसमें की जाएगी। तो सबसे पहला चैनल है बैंक ऋण देने वाला चैनल। यानी मौद्रिक नीति जो है वो बैंक जमाओं को प्रभावित करती है, जिससे बैंक ऋण की राशि में परिवर्तन होता है और
मान लीजिए कि बैंक ये चाहती है, आरबीआई मान लो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो ये चाहता है कि विस्तारवादी मुद्रा नीति अपनाई जाए जिससे कि लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले, निवेश की मात्रा बढ़े। तो वो अपने व्यापारिक बैंकों को निर्देश देता है कि आप जो है वो ऋणों की मात्रा बढ़ाएं, लोगों को ज़्यादा ऋण दें। तो बैंक के ब्याज दरों को मान लीजिए कम करती है या कोई और आकर्षण के द्वारा अपने ऋण देने की क्षमता को बढ़ाती है। तो लोग जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर बनाने वाली इच्छा को पहले पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है एक अपना घर बनाना। तो उससे क्या होता है, देश में एक बूम आता है, एक बूस्ट आता है, क्योंकि आवास ऋण उपलब्ध कराने से न केवल कोई एक या दो या पांच इंडस्ट्री बल्कि हजारों इंडस्ट्री एक साथ ग्रो करती हैं, क्योंकि एक मकान बनाने में बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, लकड़ी का, बजरी का, है ना, बिजली फिटिंग का, नल फिटिंग का, पाइप्स हैं, सीमेंट है, यानी बहुत सारे उद्योग उसमें, फर्नीचर है, जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी उससे बूस्ट होती है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट चैनल। मौद्रिक नीति जो है वो स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करती है। शेयर मार्केट में किसी भी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के बारे में लिए गए निर्णयों का बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। कई बार फैसला लेने से पहले ही लोगों की राशनल एक्सपेक्टेशन काम करने लग जाती है, जो शेयर मार्केट में लगे होते हैं, और जैसे ही न्यूज़ में कोई संभावना आती है वैसे ही शाम तक शेयर मार्केट या तो धड़ाम से गिर जाता है या बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। इस तरह की खबरें हम रोज़ देखते हैं। तो स्टॉक्स की कीमतों को प्रभावित करती है, जिसके कारण जो है उस बाजार में लगे लोग या जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, जो कि आम जनता भी होती है, किसी ने थोड़े किसी ने ज़्यादा शेयर्स खरीद रखे होते हैं, तो बहुत सारे नैतिक खतरों और प्रतिकूल चयन, जिसको हम मोरल हैजार्ड एंड एडवर्स सिलेक्शंस कहते हैं, ये सब प्रभावित होते हैं, और स्टॉक्स की खरीद फरोख्त जो है वो प्रभावित होती है, जिससे देश में ऋण गतिविधियां और निवेश के स्तर में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है नकदी प्रवाह चैनल, कैश फ्लो चैनल। मौद्रिक नीति से नाम मात्र की ब्याज दरों में परिवर्तन होता है, जो नकदी प्रवाह को प्रभावित करता है। कैश फ्लो, अर्थव्यवस्था में कितना कैश फ्लो चल रहा है, यह मौद्रिक नीति का निर्णय लेते ही निर्धारित हो जाता है। यदि विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो कैश फ्लो बढ़ जाता है, और कैश फ्लो बढ़ जाने की वजह से जोखिम या उधार से संबंधी जो निर्णय होते हैं उनमें भी जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है। उस हिसाब से ही देश का निवेश का स्तर निर्धारित होता है। तो नकदी प्रवाह चैनल भी मुद्रा की पूर्ति और अल्टीमेटली रियल सेक्टर पर पड़ने वाले उसके प्रभावों की व्याख्या में शामिल रहता है। नेक्स्ट है अप्रत्याशित मूल्य स्तर चैनल, अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल चैनल। यानी मौद्रिक नीति से जो है वो कुछ अनिश्चित से खतरे महसूस होते हैं इन्वेस्टर्स को, कि इस तरह की मौद्रिक नीति आरबीआई या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लाई जाने वाली है, तो मेरे जो लिए गए स्टॉक्स हैं कल को बाजार में वो उनकी कीमतें डाउन चली जाएंगी तो मुझे घाटा लग जाएगा। अब वो सोच रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी सोच शुरू होती है वैसे ही उसकी आर्थिक गतिविधि प्रभावित होती है। हो सकता है जो शेयर्स वो अभी बेचने वाला नहीं था, लेकिन अपनी राशनल एक्सपेक्टेशंस की वजह से, क्योंकि मौद्रिक नीति में कोई बदलाव आने वाला है, इस तरह की प्रबल संभावनाओं के चलते वह जो निर्णय 10 दिन बाद लेने वाला था वो निर्णय आज ही ले लेता है, और इस तरीके से देश में उधार लेने देने या स्टॉक्स में निवेश करने या ना करने के निर्णय प्रभावित होते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली देश में निवेश का स्तर प्रभावित होता है, जिससे रोजगार का स्तर प्रभावित होता है, और अल्टीमेटली आय का स्तर प्रभावित होता है। तो ये सारे रियल सेक्टर फिनोमिना मॉनेटरी सेक्टर फिनोमिना की वजह से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है हाउस होल्ड लिक्विडिटी इफेक्ट्स, घरेलू तरलता प्रभाव। यानी मौद्रिक नीति जो है जब स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करती है, जिससे वित्तीय धन में परिवर्तन होता है। लोग
मान लीजिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं, यदि मौद्रिक नीति में बदलाव की वजह से उन्हें वो स्टॉक्स या शेयर्स निकालने पड़ जाएं क्योंकि उनको लगता है कि बाजार उनको लगे कि बाजार नीचे गिरने वाला है, तो वो अपने कुछ निर्णय ऐसे लेंगे कि जिससे कि तरलता पे प्रभाव आएगा। यानी वो पैसा कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टॉक्स बेच देंगे, या कई बार अपने घर में कैश पड़ा है उससे बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लेंगे यदि उनको लगता है कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं तो मुझे कल को भविष्य में लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी मौद्रिक नीति निर्णय लिए जाते हैं किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, तो जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको अपने निर्णयों में अपनी विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की वजह से बदलाव लाने पड़ते हैं, जिससे अल्टीमेटली देश में निवेश का स्तर और उपभोग का स्तर, परिणाम स्वरूप उपभोग का स्तर प्रभावित होता है। लोगों की स्पेंडिंग्स जो होती हैं वो उस वजह से प्रभावित होती हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि एक हमने परंपरागत देखा, फिर एक क्रेडिट व्यू वाला देखा, अब है अन्य परिसंपत्ति मूल्य प्रभाव। यानी अन्य भी कोई अदर एसेट प्राइस इफेक्ट्स हैं, वो भी जो है वो देश के रियल सेक्टर फिनोमिनास पर प्रभाव डाल सकते हैं मौद्रिक नीति के बदलावों के माध्यम से। तो उसमें सबसे पहला है शुद्ध निर्यात पर विनिमय दर प्रभाव, एक्सचेंज रेट इफेक्ट्स ऑन नेट एक्सपोर्ट्स। यानी मौद्रिक नीति जो है वो जब घरेलू ब्याज दरों को प्रभावित करती है, तो उससे जो विदेशों से आने वाली मनी है, जो देश में आने वाली है या आ गई है, ऑलरेडी इन्वेस्ट की जा चुकी है, उस पर भी इम्पैक्ट आता है। यदि ब्याज दरें बढ़ेंगी अर्थव्यवस्था में, तो विदेशी पूंजी उन ब्याज दरों से कमाई की आशा होने की वजह से ज़्यादा इनफ्लो होगा, यदि घटेंगी तो ज़्यादा आउटफ्लो हो जाएगा। यानी रातों रात वो पैसा जो है वो इस देश की इकोनॉमी से निकल के उस इकोनॉमी में डाल दिया जाएगा जहाँ ब्याज दरें अधिक चल रही हैं। तो इस तरीके से जो है पैसे बाहर से आने और बाहर जाने वाली जो प्रक्रिया है वो मौद्रिक नीति निर्णयों से प्रभावित होती है, जिससे कि निर्यातों पर भी प्रभाव आता है। और देश के शुद्ध निर्यात यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इन पे जब इम्पैक्ट आता है तो देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी प्रभावित होता है, जिससे एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल डोमेस्टिक जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है टोबिन का क्यू सिद्धांत। अर्थशास्त्री एक टोबिन हुए हैं जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इस संदर्भ में। उनकी एक क्यू थियरी है, वो भी यही बताती है कि किस तरीके से मौद्रिक नीति रियल सेक्टर फिनोमिना यानी निवेश पर प्रभाव डालती है। कि मौद्रिक नीति स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करती है, जिससे टोबिन के परिवर्तन पूंजी के प्रतिस्थापन लागत से विभाजित फर्मों के बाजार मूल्य आदि में की वजह से निवेश में बदलाव आता है। तो इसे आप नेट पे जाके यदि आपको जैसे कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो गूगल में टॉबिन का क्यू सिद्धांत डाल के इसको आप विस्तार से पढ़ लें। मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं आपके लिए पीपीटी तैयार की है वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ही की है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इस पे बनता नहीं है और बी सेक्शन के हिसाब से 200 शब्दों का या 500 शब्दों के बीच में ये प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है वेल्थ इफेक्ट, धन प्रभाव। मौद्रिक नीति जो है वो स्टॉक कीमतों को प्रभावित करती है, जो वित्तीय धन और खपत यानी उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोक्ता खर्च जिसको हम कह सकते हैं वित्तीय धन और टोटल खपत, इसको प्रभावित करती है। लोगों के पास यदि स्टॉक्स बेचने पड़ जाएंगे तो उनके पास कैश फ्लो ज़्यादा होगा, जिससे कि वो उसे खर्च करेंगे, मांग बढ़ाएंगे, जिससे निवेश का स्तर बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार बढ़ेगा। यदि उल्टा होता है तो आय रोजगार का स्तर गिर जाएगा क्योंकि उस समय निवेश भी गिरेगा। तो कुछ इसमें नेक्स्ट स्लाइड जितनी भी मैंने दी हैं 2-3, उसमें डायग्राम्स दिए हैं कि मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णय लेते ही किस तरीके से सारे चैनल काम करने लगते हैं,
किससे क्या प्रभावित होता है ना। मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट्स प्रभावित होती हैं, जिससे मनी क्रेडिट, उससे असेट प्राइसेस, उससे बैंक रेट्स, फिर एक्सचेंज रेट जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर भी शामिल हो जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर के शामिल होते ही अर्थव्यवस्था में सप्लाई एंड डिमांड्स इन गुड्स एंड लेबर मार्केट्स प्रभावित हो जाती हैं। वेजेस जिस वजह से प्रभावित होते हैं, अन्य उत्पादन के साधनों के प्राइसेस प्रभावित होते हैं, जिससे डोमेस्टिक प्राइस प्रभावित होती है। इस तरीके से अर्थव्यवस्था जो है वो गति करती रहती है और मनी सप्लाई से लिए गए निर्णय रियल सेक्टर पर प्रभाव डालते रहते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट डायग्राम भी उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सरलतम रूप है। आप देख लीजिएगा इनको, जो आपको उचित लगे वही आप अपने प्रश्न में ऑप्ट कर सकते हैं। तो सब एरो दिया हुआ है। ये सबसे अच्छा डायग्राम है जो अभी स्लाइड पे खुला हुआ है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ आपको सब आ जाएगा कि बेसिकली आपको रिलेशन एक ध्यान में रखना है कि निर्णय पहले किया जाता है मुद्रा की पूर्ति के बारे में, माना उसे बढ़ाया जाता है तो कौन कौन से अफेक्ट होते हैं चरण, उसको चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करना है। सबसे पहले ब्याज दर तो प्रभावित होती ही है, उसी वजह से निवेश के निर्णय प्रभावित होते हैं। उसमें जब हम स्टॉक्स और रॉबिन क्यू थियरी और वो सब भी शामिल कर देते हैं, शेयर बाजार को भी, तो फिर अल्टीमेटली व्यक्ति का जो संपत्ति और धन का स्तर है वो प्रभावित होता है, उसका कैश फ्लो प्रभावित होता है, जिस वजह से उसके कंजप्शंस के निर्णय प्रभावित होते हैं और अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर प्रभावित होता है। तो इस तरीके से आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना बना हुआ है उस पे कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आज के